नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्वरोजगार ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सर्किट हाउस में लगाया गया जागरूकता शिविर। शहद की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर में एक अधिवक्ता की चाकू मारकर सरेआम की गई हत्या के विरोध में आज बार संघ ने रखा वर्क सस्पेंड। भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू की एक बैठक टाउन स्थित जनशक्ति भवन में हुई आयोजित। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया सोमवती अमावस्या का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्वरोजगार ऋण उपलब्ध करवाने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग की ओर से सोमवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार की अध्यक्षता में आयोजित शिविर के मुख्य अतिथि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा थे। शिविर में जयपुर से महाप्रबंधक शीशराम चावला ने भी हिस्सा लिया। जागरूकता शिविर में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांग जन वर्ष 2022-23 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ओबीसी वित्त विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा ने कहा कि सामाजिक राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन वर्ग के गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दुगुनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे परिवारों के लोगों को विभिन्न व्यवसाय यथा लघु व्यवसाय शहरी या ग्रामीण योजना, महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय योजना, डेयरी योजना अथवा इलेक्ट्रिक बैटरी चालित रिक्शा योजना, ऑटो रिक्शा योजना, ट्रैक्टर में ट्रॉली, जीप टैक्सी योजना एवं कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना आदि व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। समय पर ऋण चुकाने वाले ऋणदाताओं को अंतिम किस्त की भी छूट का लाभ मिलता है। ऋण के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल 28 फरवरी तक खुला रहेगा। गोदारा ने कहा कि इन शिविरों के आयोजन के पीछे सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को ऋण मिले। वे ऐसे शिविरों का अधिकाधिक फायदा उठाएं ताकि आने वाले समय में नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। शिविर में जिला कलेक्टर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को सरकार की ओर से ऋण दिया जाएगा जो काफी कम ब्याज दर पर मिलेगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज के शिविर में कई लोगों ने ऋण के लिए आवेदन किया है। अब विभाग द्वारा इसमें एलिजिबल लोगों की छंटनी कर उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान जितेंद्र गोयल, प्रेमचंद शर्मा सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बात आती है कि लोन की हम बात कर रहे हैं कि लोन बैंक देता है तो रीपेमेंट भी मांगता है। तो अभी मैं जीएम साहब से हम जयपुर में बात कर रहे थे, हमारे जिले का रीपेमेंट 15 से 20% है। अगर पैसा बैंक से ले लिया, प्राइवेट बैंक से हम पैसा लेते हैं और कुर्की का नोटिस चिपकाता है और कुर्की होती है। और यहाँ जब सरकार पैसा दे रही है तो उस पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, फिर भी सरकार अगली बार नए लोगों को पैसा दे रही है। पैसा लेकर अगर वापस करेंगे तो अगली बार टारगेट और आएंगे। अभी 5 लाख रुपए तक का लोन है, अगर हम पैसा वापस करेंगे तो यही पैसा वापस रोटेट होकर नए लोगों को लोन मिलेगा। तो लोन लेते टाइम कम से कम हमारी मंशा ये रही कि हम प्राइवेट जाते हैं, सेठ साहूकार से लेते हैं, आड़ती के पास जाते हैं या चाहे बाजार में जाते हैं, महंगे ब्याज दर पर लोन मिलता है। बैंक के पास जाते हैं, महंगे ब्याज दर पर लोन मिलता है। पूरा पैसा चक्रवर्ती ब्याज के साथ वापस देना पड़ता है। और यहाँ हम सरकार पैसा दे रही तो मूल भी नहीं दे रहे। अब दूसरी तरफ क्योंकि राजनीति की बात है, कांग्रेस की सरकार जब जब बनी राजस्थान में 98 के अंदर आपको ध्यान है भयंकर अकाल पड़ा था, तो आदमी तो छोड़ो पशु भी भूखा नहीं रहा था। उसके बाद 156 सीट थी कांग्रेस की, 56 आ गई। उसके बाद अगली बार सरकार बनी, निःशुल्क दवा योजना, इतनी पता नहीं कितनी योजना बढ़ा दी, पर फिर वापस सरकारी पेट को नहीं। इस बार योजनाओं के समाज कल्याण की अगर बात करें तो चिरंजीवी योजना पूरे विश्व में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 25 लाख रुपए का बीमा दे रही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जुगाड़ कांग्रेस की सरकार ने कर दिया। किसी आदमी को कुछ भी, बस वो अपना घर परिवार का ध्यान रखे, नशे से दूर रहे, तो सरकार सब कुछ दे रही है। जानते हैं कि हमारे समाज में जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, इनके लिए लोन के लिए गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और एक फाइनेंस कमीशन है जो लोनिंग करता है। ये सारे जो प्रक्रिया है इसको ऑनलाइन किया गया है और आज यहाँ पे कैंप लगाया गया था ताकि जितने भी हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो यहाँ आ सकें और निःशुल्क अपना आवेदन दे सकें। और उसमें फिर जो भी एलिजिबल लोग होंगे उनको जो है सरकार की तरफ से लोन दिया जाएगा जो बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे होगा। इसके बारे में जानकारी दी गई और प्रोग्राम को जो है
उसका संयोजन किया गया। ये जो लोन्स हैं इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से कमिटमेंट है कि जो इंटरेस्ट है अगर नहीं चुकाया जाएगा तो गवर्नमेंट उसको भरेगी। आज जो हमारा राजस्थान सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग है, इसकी तरफ से राष्ट्रीय निगमों के सहयोग से कैंप का आयोजन हनुमानगढ़ में किया गया। ये ऋण वितरण कैंप है। इसके अंदर किस प्रकार हम जो राजस्थान सरकार और केंद्र के जो राष्ट्रीय निगम हैं उनके सहयोग से जो SC ST OBC दिव्यांगजन और इन सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए जो लोन है उनके ऑनलाइन फॉर्म यहीं हाथों हाथ भरवाए जा रहे हैं। इसी वित्तीय वर्ष के लिए लोन है। आने वाले समय में क्योंकि ये खुद एक बैंक है, हमारा जो आयोग है वित्त निगम है, तो सरकार खुद ही अपनी तरफ से पैसा देती है, रियायती दर पर देती है, किंतु यहाँ लगभग इसका रीपेमेंट कम है। तो हमने लोगों को ये बोला कि हनुमानगढ़ जिले का रीपेमेंट 15 से 20% है। इतने कम पैसे पे जो लोन सरकार दे रही है, अगर हम पूरा पैसा वापस देंगे तो अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी लोगों से अपील है कि इसका फ़ायदा भी उठाएं और रीपेमेंट की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अगर हम सरकार के अलावा अगर किसी प्राइवेट जगह से लोन लेते हैं तो कुड़की भी करता है, नीलामी भी करता है और रीपेमेंट के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज भी लगाता है। तो यहाँ सरकार किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है, जनता का पूरा सहयोग करती है। तो रीपेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए कि जब पैसा वापस आएगा तो ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों ने राज्य सरकार से शहद की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मधुमक्खी पालक एकता, मधुमक्खी पालक एकता। क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों ने राज्य सरकार से शहद की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। सोमवार को राष्ट्रीय मधुमक्खी पालक संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के मधुमक्खी पालक जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप समर्थन मूल्य निर्धारित करने के साथ शहद को मिड डे मील में शामिल करने सहित अन्य मांगे की। इस मौके पर संघर्ष समिति अध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि मधुमक्खी पालकों का शहद आज से 20 वर्ष पहले 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकता था। आज भी 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है, जबकि मधुमक्खी पालकों का खर्चा पहले से 10 गुना बढ़ गया है। उसके हिसाब से आज के समय में शहद की कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम होनी चाहिए, लेकिन उन्हें प्रति किलोग्राम के 100 रुपए भी नहीं मिल रहे। मधुमक्खी पालकों को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। इसका कारण बाजार में नकली व मिलावटी शहद की बिक्री जोरों पर है। उन्होंने कहा कि वे घर से बाहर व दूसरे की जमीन पर रहकर शहद पैदा करते हैं, लेकिन आज उन पर काफी बड़ा संकट आया हुआ है। उनसे शहद खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं है। शास्त्रों में शहद को अमृत कहा गया है, लेकिन मधुमक्खी पालक दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। शहद खरीदने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में वे कहाँ जाएं, समझ से बाहर है। सरकार से मांग है कि शहद की सरकारी मंडी निर्धारित कर शहद खरीदा जाए, मिड डे मील में भी शहद को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके शहद का कोई वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है और न ही कोई खरीदार सामने आ रहा है। उनकी सरकार से मांग है कि शहद का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। इसके अलावा शहद की सरकारी खरीद हो ताकि मधुमक्खी पालक यह कार्य लगातार जारी रख सकें। आज हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों पे बहुत बड़ा संकट है। हमारा शहद नहीं बिक रहा है जी। शहद को हमारे शास्त्रों में अमृत माना गया है, लेकिन हमारा आज मिट्टी हो रहा है जी। सब कुछ सब बीकीपरों पे बहुत बड़ी संकट है जी। हम अमृत पैदा करते हैं लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आज भूखे हैं जी। उनको क्या खिलाएं, हम कहाँ जाएं? अगर हमारी रहते टाइम सरकार ने मांग नहीं मानी तो हम हमारे बक्से या कलेक्ट्रेट में लाके छोड़ देंगे। सारे एक्सपोर्टर एक हो गए हैं जी और वो सस्ते भाव में हमारा शहद खरीदना चाहते हैं जी। नंबर 2, ये मिलावटखोरी करते हैं जी। चाइना से जो सिर्फ आ रही है वो सिर्फ बेच रहे हैं। हमारा शहद कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं। हम अपनी मांगों के लेकर ज्ञापन देने आए हैं। तो उसमें हमारी मांगे ये है कि एक तो हमारे जो शहद है उसके ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारा शहद इस बार तो कोई उठाने को तैयार ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो इसका सरकारी मंडीकरण हो, सरकार इसकी कोई व्यवस्था करे ताकि मधुमक्खी पालक को बचाया जा सके। आज से 20 वर्ष पहले जो हमारा शहद का रेट था 50-60 रुपये किलो, वही रेट आज हमें एक्सपोर्टर या कोई भी ट्रेडर है, मेरे को नहीं उस चीज़ का मालूम, वो लोग दे रहे हैं। इसकी वजह से टोटली मधुमक्खी पालक है जो हमारे भारत का वो मर रहा है। उससे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। 20 वर्ष पहले जो हमारा लेबर का खर्चा था वो भी आज से 10% कम था। और ट्रांसपोर्ट खर्चा है और जो मक्खी का फीड वगैरह होता है, लेबर का खर्चा है। जो लेबर 2000 में रहती थी आज वो 10,000 रुपये महीने में रह रहे हैं।
हमारा हर खर्चा 10% बढ़ गया है, लेकिन हमारे शहद का जो रेट है वो आज से 20 वर्ष पहले था, वही रेट हमें आज मिल रहा है। उसके बावजूद भी हमारा शहद उठाने के लिए कोई कंपनी या कोई सरकार तैयार नहीं है। तो हमारी यही मुख्य मांगे हैं कि सरकार हमारी शहद की सरकारी मंडीकरण करे, हर जगह ऊपर शहद के जो हमारे हनुमानगढ़ ज़िले को एक शहद का हब बनाया जाए, मधुमक्खी पालक ज़िला घोषित किया जाए। इसके लिए हम अपनी मांगे लेके आए हैं। आज उसके जो रेट गिरा दिए हैं, इतने गिरा दिए हैं कि हमारे लागत मूल्य से भी 60 रुपये नीचे हमारा शहद खरीदा जा रहा है और उसकी भी परचेजिंग बंद कर दी गई है। तो हमारा हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इन बीकीपर किसानों को बचाए, क्योंकि अगर इन किसानों को नहीं बचा गया तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, इनका परिवार भूखा मरेगा। और ये हो किस लिए रहा है कि जो बाज़ार में मार्केट में जो शहद आप लोग खा रहे हैं, जिसको प्रोसेस्ड यानी बोला जाता है, जो साफ़ सुथरा करके आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, उस शहद में 50% तक की मिलावट होती है। जबकि हमारा ये बीकीपर का शहद है, ये देखिए आप, बिल्कुल ये सरसों का शहद है, ये बिल्कुल जमा हुआ है। और जितने भी शहद बनते हैं उनमें एक अलग महक होती है, अलग होता है, लेकिन इसी को प्रोसेस्ड करके इसको 75 डिग्री तक गर्म करके इसको लिक्विड बना दिया जाता है, फिर ये कभी जमता नहीं। एक्चुअल में ओरिजिनल जितने भी शहद हैं 90% वो शहद जमते हैं। 2-3 क्रॉप हैं जो नहीं जमती हैं, बाकी सभी क्रॉपें ऐसे जमती हैं, कोई थोड़ी जम जाएगी, कोई ज़्यादा जम जाएगी। इसमें पोलन काउंट का होता है। अब फसाई ने हमारे पोलन काउंट इतने गिरा दिए हैं कि नकली शहद को भी आराम से बेचा जा सकता है मार्केट में। एक्चुअल में समस्या वहाँ है और उसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा और सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक इन किसानों का कुछ नहीं होने वाला। तो हमारी सरकार से एक बार फिर से विनती, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इन गरीब मधुमक्खी पालकों को बचाए। जोधपुर में एक अधिवक्ता की चाकू मारकर सरेआम की गई हत्या के विरोध में आज बार संघ ने वर्क सस्पेंड रखा। वकीलों पर हो रहे हमलों के विरोध में बार संघ ने आज वर्क सस्पेंड रखा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने बताया कि विगत दिनों जोधपुर में एक अधिवक्ता की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा कर्णपुर में वकील के चैम्बर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। सरकार को सचेत करने के लिए उन्होंने आज वर्क सस्पेंड रखा है। उन्होंने कहा कि एक अधिवक्ता जो आम जन की लड़ाई लड़ता है, उसके हितों की रक्षा करता है, यदि उसके साथ ही इस प्रकार का कर्तव्य होगा तो आम आदमी के साथ क्या स्थिति बनेगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वकीलों ने आज अपना कामकाज ठप रखा। हमारा वर्क सस्पेंड राजस्थान सरकार के समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक वकील साहब जो समाज सेवा करते हैं, उनकी सरेआम बाजार के अंदर चक्कू मार मार कर रिपीटेड इंजरी पहुंचाकर हत्या कर देना, एक समाज में एक डर पैदा हो रहा है। इस सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों आम आदमी तो क्या, वकील ही सुरक्षित नहीं है जो लोगों के हितों की रक्षा करता है, तो इससे घृणित करते हो नहीं सकता। और सारे राजस्थान के वकील आज हड़ताल पे हैं। हनुमानगढ़ में आज हड़ताल है और कहीं कोई काम, किसी तरह का काम नहीं हो रहा। और उसके अलावा एक घटना और बताऊं आपको, पदमपुर हमारे पास में पड़ता है। उस पदमपुर के अंदर एक वकील साहब के चैम्बर में घुस के वकील साहब के साथ मारपीट कर दी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो है, खत्म ही हो गया लगभग। तो हम चाहेंगे, सारे वकील समुदाय चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे ताकि आम जन के साथ साथ वकील भी सुरक्षित रहें। आज हमारे यहाँ पे वर्क सस्पेंड रखा गया है क्योंकि जोधपुर में हमारे वकील साथी पर कातिलाना हमला हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। तो पूरे राजस्थान के एडवोकेट राजस्थान सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि वो कानून व्यवस्था को सुधारें और वकीलों को सुरक्षित करने हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएं। एक दिन के लिए सांकेतिक तौर पर रखा गया है। इसके आगे की रणनीति जोधपुर या जो अग्री हमारे बार काउंसिल है उनके दिशा निर्देशन में तय होगी। जो भी आगे कार्यक्रम तय होगा उसको उसी गंभीरता से लागू किया जाएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू की एक बैठक टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। भारतीय ट्रेड यूनियन की एक बैठक टाउन स्थित जनशक्ति केंद्र में आयोजित की गई। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र शुक्ला ने कार्यकर्ताओं से संयुक्त संघर्षों को तेज करने का आह्वान किया। भाकपा के राज्य मंडल सदस्य रामेश्वर वर्मा ने कहा कि गत वर्ष में सरकार ने गेहूं की खरीद नहीं की। कागजों में तो सरकारी खरीद होने की बात दिखाई गई, लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि किसान अपनी गेहूं नहीं बेच सका। उसे मजबूरन निजी हाथों में व्यापारियों को अपनी उपज का बेचान करना पड़ा।
पड़ा। इस कारण गेहूं आटे का भाव बढ़ गया, महंगाई काफी बढ़ गई। इसका आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर विपरीत असर पड़ेगा। मजदूरों को भी धान मंडियों में काम नहीं मिला। आज की बैठक में ये मांग की गई कि सस्ती कीमतों पर राशन का वितरण किया जाए, 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाए, खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जाए, खाद्य सामग्री का सस्ती दरों पर राशन डिपो के माध्यम से वितरण किया जाए। इसके लिए गेहूं की जरूरत सरकार को होगी। ऐसे में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं सहित अन्य फसलों की खरीद करे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि गेहूं फसल की खरीद के लिए अभी से बारदाने की धान मंडी में व्यवस्था होनी चाहिए। खरीद की प्रक्रिया को भी सरल किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन खरीद में सरकार कई तरह के अड़ंगे लगाती है। गिरदावरी आदि की अनिवार्यता के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए धान मंडियों में आई किसान की उपज की तुरंत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि इन सब मांगों से केंद्र व राज्य सरकार को अवगत करवाने के लिए 27 फरवरी को सीटू कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के जरिए मुख्यतः गेहूं सहित अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, बारदाने की व्यवस्था करने व खाद्य सुरक्षा के तौर पर सस्ती दरों पर डिपो के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी। बैठक में शेर सिंह शाक्य, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो किसान मजदूर मारू नीतियां हैं, उसके लिए साथियों जो पिछला सीजन गया और गवर्नमेंट के पास एक एफसीआई के पास ऐसा है, वो आके 2021 1800 जो भी बाहर स्टेट के रहे और हमारा CI2 लाल झंडा मजदूर के लिए रक्षा करने के लिए हमेशा लड़ता है। और जो हमारी कमेटियां उनको ऊर्जा भरने की और बात करता है। अभी तो 1 साल के अंदर हमारे सारा जो हालत बनी है, चाहे वो एफसीआई है चाहे अनाज मंडी है, हमारी साथियों मोदी सरकार ने और एफसीआई ने तो हालत बनाई, पर हमारी भी बहुत सारी कमजोरियां रही। लगातार हम इस बात के लिए जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अभी जो अध्यक्ष जी ने कहा आने वाले 7 दिन के बाद जो एक बड़ा आंदोलन हनुमानगढ़ जिला कमेटी ने की है, यही हमारे सीटू के बुनियादी सिद्धांत है। सीटू का मतलब एकता और संघर्ष, मजबूती करो, उनकी एकता बनाओ और संघर्ष। तो इसलिए आज की ये जो बैठक है, इसमें अभी 18 से 22 जनवरी को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में तो हमारा सीटू का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ है, उसकी रिपोर्ट आपके बीच में रखना। सबसे बड़े और मजबूत मजदूरों के केंद्र, मजदूरों के संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू का आज पूरे जिले के जो सीटू से संबंधित मजदूर हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि इस वक्त जो है गेहूं के भाव, आटे के भाव आसमान को छू रहे हैं। पूरे देश में महंगाई का बहुत बड़ा जो है प्रभाव है, जिसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी सूरत में उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो मजदूर वर्ग होता है। तो मजदूरों ने सबसे पहली मांग ये रखी है कि तमाम मजदूरों तो केंद्र सरकार ने भी पहले 10 किलो गेहूं देते थे, उसकी बजाय खाद्यान्न देते थे, उसकी बजाय 5 किलो किए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं मजदूरों को दिया जाए और बिल्कुल निःशुल्क दिया जाए। इसको पूरा करने के लिए कि खाद्य सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो खाद्य सुरक्षा की पूरी सुरक्षा जो है मजदूरों को मुहैया करवाई जानी चाहिए और आवश्यक खाद्यान्न के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका डिपो के माध्यम से कम कीमत पे लोगों को वितरण हो। पर हालत ये है कि पिछले साल सरकार ने हनुमानगढ़ जिले में बिल्कुल भी गेहूं की खरीद नहीं की और वो पूरी की पूरी व्यापारियों ने खरीद की और व्यापारियों ने मोटा मुनाफा कमा करके गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को गेहूं और आटा बेचा है। इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार तुरंत प्रभाव से
इस तरह की व्यवस्था करे कि जल्दी से जल्दी जैसे ही फसल आए तमाम फसलों की खेत शुरू करे, विशेष करके गेहूं की, सरसों की, चने की, ये जो है उसकी खेत शुरू करे और उसकी MSP पे खेत शुरू करे। जो सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है उसके ऊपर खेत शुरू करे। इसलिए हमारी क्षेत्रों की मांग है कि खाद्यान्न सुरक्षा तुरंत मुहैया करवाई जाए, तमाम लोगों को सस्ती कीमत पे राशन वितरित किया जाए और राशन का दायरा बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ सरकार जो है वो तमाम फसलों, विशेष करके गेहूं जो है, चना जो है, सरसों जो है, इनकी खेत पूर्ण प्रभाव से शुरू करे। हनुमानगढ़ जिले में और गंगानगर जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा खेत यही होती है। इन सब को सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अवगत करवाने के लिए और उनकी आंखें खोलने के लिए 27 फरवरी को सीटू के तमाम मजदूर जो हैं वो हजारों की संख्या में अपने परिवार को साथ लेकर के महिलाओं समेत हजारों लोग अपना प्रदर्शन करेंगे जिला हेडक्वार्टर पर। अभी से उसकी तैयारियां शुरू हैं और आज की मीटिंग में उसके बारे में भी तैयारियां पूरी तरह से कर रहे हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अवैध शराब सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस ने दौरान गश्त वार्ड नंबर 58 सुरेशिया से एक व्यक्ति को 2 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी प्रकार एएसआई मूसे खान ने बताया कि पुलिस ने दौरान गश्त मुलजिम भवन लाल को हीर रांझा नामक ब्रांड के 50 पौधों सहित गिरफ्तार किया गया है। जाँच के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने उसे जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। कल शाम दौरान गश्त वार्ड नंबर 58 सुरेशिया में वीर सिंह राय सिख के पास 2 लीटर अवैध हथकढ़ शराब मिली, जिसको कब्जे में लिया गया, जिसको गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कल शब गश्त दौरान गश्त मुलजिम भंवर लाल को हीर रांझा के 50 पौधों से गिरफ्तार किया गया था, जिसको बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा जैसे फरमाए जाने पर जिला कारागृह में दाखिल करवाया जा रहा है। ग्राम न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले को लागू करवाने की मांग को लेकर एक विवाहिता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीड़िता राधा पत्नी मुकेश जाति सुथार निवासी वार्ड नंबर 1 किशनपुरा दिखनादा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम न्यायालय द्वारा मुकदमा राधा बनाम भूपराम प्रकरण संख्या 243/22 में पारित आदेश की पालना करवाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में प्रार्थियों द्वारा कहा गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत एक मुकदमा अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध ग्राम न्यायालय के समक्ष पेश किया था। इसमें माननीय ग्राम न्याय अधिकारी द्वारा 4/2/2023 को प्रार्थी
प्रार्थया को जहां प्रार्थया पूर्व में निवास कर रही थी, उक्त विवादित मकान के 2 कमरों में प्रार्थया को मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक निवास करने व मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक प्रार्थीगण प्रार्थया के साथ किसी भी प्रकार से क्रूरता कारित नहीं करने आदि का आदेश पारित किया गया था। प्रार्थया के अनुसार आदेश पारित होने के बाद भी उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे घर में घुसने नहीं दे रहे, अतः उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान कर अपने घर में प्रवेश करवाया जाए। किशनपुरा दिखना था ससुराल है मेरा, तो मैंने 4 महीना पहले मेरे ससुराल लाना मैं जमानत करके घरे गई तो लोक लगा लिया, जो भी सामान वो बाहर फेंक दियो, चोरी कर लियो, ज्वेलरी चोरी कर ली मेरी, और वो घर में कौन पड़न दी भी बाद में मैंने तो मैं कदी गठई कदी एसपी कन गई कदी आईजी कन गई, मेरी कहीं सुनाई कौन करी। अब मैं कलेक्टर मैडम ने वो ज्ञापन दिए मेरो कि मेरी सुनाई करे, क्योंकि अब मैंने ग्राम न्यायालय कोर्ट है वे आदेश दे दिया कि तू घरे जा सके, लेकिन पुलिस है टाउन पुलिस बाई ज्ञापन की कोर्ट का आदेश की पालना कौन करने लग रही। मैं घरे 2 बार गई, मीडिया लेके भी गई, एक पहली भी गया, लेकिन गेट कौन खोला है, अंदर हूँ गालियाँ निकाला कि वापस उठ जा नहीं तो मार देंगा। मैं पुलिस सुरक्षा चाहवा कि मैडम गुहार लगावा कि मैंने पुलिस सुरक्षा का साका मेरे एक घरे छोड़ दिया है। 5 दिन तक मैं धरनो लगायो एसपी ऑफिस का आगे, लेकिन मैंने आश्वासन दे के खड़े कर दियो। मैं बाने दोस्त कौन दी मेरो तो घर बर्बाद कर दियो। मैंने दिवाली की उठा के ले गई, पर मैं मेरे होली की करे जाना चाहूँ। मैं अपने राज्य मंत्री है पवन जी को द्वारा बहू भी मिली हूँ, बाने भी मैं कहूँ कि मारी आई आदेश की पालना करवाओ। हार होगी मेरी, मैं सारा कागज मैं सीएम साहब भी मिली, सीएम साहब भी वही आदेश दियो एसपी साहब ने कि जल्द कार्रवाई करो, तो एसपी साहब ने बोलिया कि तू सीएम से मिली, उससे भी और अधिकारी से मिल ले, तेरी सुनाई होती है घर। मैं मोटी गलती कर दी, सीएम साहब मिल गए, मैंने अब क्यों उम्मीद खोनी। अब नया एसपी है, मैं कलेक्टर मैडम हूँ, मैंने भी उम्मीद है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट हूँ, मैंने उम्मीद खोनी कि टाउन पुलिस मेरी कार्रवाई करेगी, या तो मेरी जांच कार्रवाई कोई तलवाड़ा पुलिस, संगरिया पुलिस, कोई और पुलिस ने दे। टाउन पुलिस मेरे ने मार दे तो भी कोई नहीं आवेगी, मैं फोन करूँ मेरा फोन कौन नहीं उठावे। एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति की ओर से सोमवार को जरूरतमंद परिवारों की 2 बेटियों की शादी में सहयोग स्वरूप जरूरत का सामान भेंट किया गया। एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति की ओर से सोमवार को जरूरतमंद परिवारों की 2 बेटियों की शादी में सहयोग स्वरूप जरूरत का सामान भेंट किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थित एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति के चाइल्ड हेल्प डेस्क कार्यालय में हुआ। इस मौके पर अतिथियों ने यह सामान दोनों बेटियों के परिजनों को सौंपा। अतिथियों ने समिति की ओर से सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य बताया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति की ओर से विगत करीब 15 सालों से सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था करना, समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, पार्लर, हाथों से निर्मित होने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, ग्लोबिंग वार्मिंग की समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए पौधारोपण करने व आमजन को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने सहित कई कार्य किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में मिलने वाले गुमशुदा बच्चों एवं महिलाओं की देखभाल की जा रही है। इसके लिए बाकायदा गत दिनों हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प डेस्क केयर के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आज ठंडी छाव ऑफिस के अंदर गरीब कन्याओं को विवाह संबंधित कुछ आइटम भेंट की गई। इसमें 2 बच्चे हमारे पास पहुंचे, उनको हमारे स्टेशन सुपरिटेंडेंट सभी अन्य टीम ने मिलकर के उन्हें सहयोग स्वरूप सहायता के लिए ये प्रदान की गई। समय समय पर ऐसे गरीब परिवार जो भी यहाँ हमें नाम लिखा के चले जाते हैं, हम उनकी तहकीकात करते हैं वास्तविक में गरीब हैं या नहीं है। जो गरीब तबके के हैं उनको बराबर सहयोग मिलता रहेगा। ठंडी छांव चाइल्ड हेल्प डेस्क के तत्वाधान में एक गरीब कन्याओं के शादी ब्याह के लिए संस्था की तरफ से कुछ गिफ्ट आइटम की शादी के सहयोग के लिए दिया गया। और पिछले कुछ 10 पहले भी यह कार्यक्रम किया जा चुका है। आगे भी ऐसा जो भी होगा, जिसके भी जो सहयोग हो सकेगा संस्था की तरफ से हम सब के सहयोग से किया जाएगा।
जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में सोमवती अमावस्या का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह भंडारे लगाए गए। सोमवार को जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में सोमवती अमावस्या का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में टाउन स्थित फाटक गौशाला में हवन यज्ञ, गो पूजन व गौ माता की आरती का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि आज सोमवती अमावस्या होने पर प्रातः गौ सेवकों द्वारा गौशाला में साफ सफाई की गई। इसके पश्चात पंडित जी द्वारा पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से बाकी के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए गए। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बीमार गोवंश के स्वस्थ होने की कामना को लेकर हवन यज्ञ किया। इस मौके पर आनंद सरावगी, मनोज सरावगी, रितु रानी, सरा रानी, पवन गर्ग, पुष्पा रानी, सुनीता सेतिया, सत्यनारायण, रितु चावड़ा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां पितम्बरा सेवा समिति द्वारा टाउन जंक्शन रोड पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मां पितम्बरा सेवा समिति सदस्य सावन पाईवाल ने बताया कि सोमवती अमावस्या पर राहगीरों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारा ग्रहण कर इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। आज मां पितम्बरा सेवा समिति द्वारा सोमवती अमावस्या के दिन भंडारा लगाया गया है। ये भंडारा 71वां है। हमारे गुरुदेव के आदेश से और आशीर्वाद से लगातार ये भंडारा चल रहा है। इसमें हमारे सभी गुरु भाई और भक्तजन यहाँ आकर सेवा करते हैं और सभी मिलकर बड़े प्रेम से सभी भक्तों को हम प्रसाद का भोग लगाते हैं। हर बार अलग अलग तरह के प्रसाद का भंडारा लगाया जाता है। इस बार हमारा जो ब्रेड पकौड़े का है, पिछली बार छोला पूड़ी का था, कभी खीर का होता है, कभी ठंडाई का होता है, कभी जूस वगैरह का होता है, कभी फ्रूट चाट का होता है। आज हमारी फाटक गौशाला में सोमवती अमावस्या का हवन किया गया, जिसमें सभी गौ भक्तों ने आज हिस्सा लिया और हवन में आहुति दी। और हमारी गौशाला में बीमार, दुर्घटनाग्रस्त, लंगड़ी गायों की सेवा की जाती है। आप सभी लोगों के सहयोग से ही हमारे यहाँ पे गौवंश के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, जिससे गौवंश को ऑपरेशन करने में हमें और भी ज्यादा सहायता मिले। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।